वेलकम टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए उसके बारे में देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या हैं इंडियन एग्रीकल्चर के, प्रॉब्लम्स क्या हैं, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स क्या हुए हैं भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में, और साथ में जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुए थे उनकी अचीवमेंट कितनी है, यानी हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक का पहला पार्ट है और इसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस, फीचर्स और प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये तीन जो टॉपिक हैं ये बहुत ही जनरल टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक हैं। आपको एक बारी में ये समझ में आ जाएंगे अगर आप वीडियो को ध्यान से एंड तक पूरा देखेंगे तो। बीच बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। हमने जब ये बुक शुरू करी थी तो हमने देखा था कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर की हालत क्या थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने एग्रीकल्चर को बहुत सुधारा। क्यों सुधारा, क्या ज़रूरत है एग्रीकल्चर की भारत के अंदर? सबसे पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। एग्रीकल्चर जो है भारत के जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। 1950-51 में इसका कंट्रीब्यूशन 51% ऑफ टोटल जीडीपी था, जो कि अब 2016-17 में जब लास्ट रिकॉर्ड करा गया बुक के हिसाब से तब वो 17.4% के कंट्रीब्यूशन पे आ गया है। तो यानी हमारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अराउंड 20% हिस्सा कहाँ से आ रहा है? जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। यहाँ पर देखने की बात यह है, कुछ लोग सोचेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, क्या हम लोगों ने एग्रीकल्चर को अच्छा किया है या बुरा कर लिया है? तो हमारा एग्रीकल्चर डेवलप ही हुआ है। यहाँ पर जो ये प्रपोर्शन कम हुआ है इसका मतलब ये है कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्शियरी सेक्टर है, वो ज़्यादा फास्टर रेट पे हमारी कंट्री के अंदर ग्रो कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस का पॉइंट क्या है? सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स क्या होते हैं? जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर से मिलते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर। भारत की 50% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के अंदर है, वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, वो वहाँ से अपनी जीविका यापन करती है, वो वहाँ से अपनी जीविका लेती है, वहाँ पे काम करती है। दूसरा, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। हमें पता ही है कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। चाहे वो इंडस्ट्री हो, सीड्स की इंडस्ट्री हो, ऑयल की इंडस्ट्री हो तो सीड एग्रीकल्चर से मिलते हैं। कॉटन टेक्सटाइल हो तो उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? उसको भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहा है, और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। दूसरा, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। जी हाँ, एग्रीकल्चर ही इंडस्ट्रियल गुड्स को डिमांड करता है। जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, हैवी मशीन्स हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ये सारी चीज़ें कौन डिमांड करता है? ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर डिमांड करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूसर भी है अपने आप में और साथ साथ वो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए कंज्यूमर भी है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट का पॉइंट आ रहा है दैट इज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। भारत क्या करता है? भारत बहुत सारी चीज़ें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। जैसे टी एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, जूट एक्सपोर्ट करते हैं, टोबैको एक्सपोर्ट करते हैं, स्पाइसेस हो गए, कैश्यू नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं जो हमें वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज लाकर देती हैं, जो कि फ्यूचर में हमारे काम आता है। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। जी हाँ, भारत अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर सप्लाई करता है तो अपने देश में भी तो सप्लाई करता होगा। 1.3 बिलियन की जनता है, वो भी तो कुछ खाती होगी, कुछ क्या बहुत कुछ खाती है। तो उनकी डिमांड कौन पूरी करता है? उनकी डिमांड भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही पूरा करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर फॉरेन ट्रेड तो करता ही है, साथ में डोमेस्टिक ट्रेड को भी कंट्रीब्यूट करता है, उसमें भी कंट्रीब्यूशन देता है। सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब सामान खेतों में बनेगा तो खेतों में ही बिकेगा नहीं, वो बिकने के लिए मार्केट्स तक जाता है, और मार्केट्स एक जगह पे नहीं है, ऑल ओवर इंडिया फैली हुई हैं। तो खेतों से निकल के मार्केट्स तक और मार्केट से लोगों के घरों तक पहुंचने में भी जो है बीच में एक जो सर्विस है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो इस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को भी कौन यूज़ करता है? एग्रीकल्चर यूज़ करता है। तो ये उसके लिए भी क्या है? एक सपोर्ट है, ये उसकी भी डिमांड
करता है। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा, जो पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंस के, वो बहुत ज़्यादा जनरल पॉइंट्स हैं। तो यही है इस पूरी बुक के अंदर की बातें, सब कुछ बहुत जनरल हैं, बस थोड़ा आपको उनके अंदर लिखना है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप डरें। लोग, बच्चे डरते हैं इस सब्जेक्ट से, कोई डरने की बात नहीं है। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आप ध्यान से पढ़िए, सब कुछ बहुत ईजी है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस के पॉइंट। अब देखते हैं फीचर्स क्या है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के। सबसे पहला जो फीचर है दैट इज लो प्रोडक्टिविटी। ये एक नेगेटिव फीचर है, लेकिन अनडाउटली ये एक बहुत बड़ा फीचर है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि हम 1 हेक्टेयर लैंड पे कितना आउटपुट लेते हैं। इसके बारे में हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर जाना था कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो एक बार प्लीज़ आप जाइए, इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज़ बनी हुई है, आप उसको देखिए कि इंडियन इकोनॉमी हमने शुरुआत किस चैप्टर से करी है और क्या उसके अंदर पढ़ाया है, और तब आप इस वीडियो के ऊपर आइए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर जितना भी आउटपुट बनता है उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जो इंडिया के एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो है अगर हम दूसरे नेशन से कंपेयर करें। ये जो लो प्रोडक्टिविटी का जो फीचर है ये दिखाता है कि जो भारत का एग्रीकल्चर है वो भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वो काफ़ी हम बैकवर्ड है, हमारी एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस यहाँ पर ये दिखाता है। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकेंगे कि जो क्रॉप्स के बारे में दिया गया है, अप्रैल 2014 तक जो क्रॉप्स हैं राइस, उसमें इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो 3.6 टन पर हेक्टेयर है। वहीं पे चाइना की 6.8, वियतनाम की 5.8 और वर्ल्ड का जो एवरेज है 4.5, यानी हम वर्ल्ड के एवरेज से भी लगभग 1 पॉइंट नीचे हैं। तो ये काफ़ी दिक्कत की बात है हमारे लिए, दिखाता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा लो है। वीट के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया 3.1 पे है, चाइना 6.5 पे, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा, और यूके ट्रिपल, और वर्ल्ड एवरेज कितनी है 3.3। तो यहाँ पे भी जो भारत है वो काफ़ी डेवलप्ड देशों से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। मेज़ यानी अगर हम, जिसको हम आम भाषा में भुट्टा या मक्की कहते हैं, तो मक्की की प्रोडक्शन के अंदर भी हम 1 हेक्टेयर लैंड पे 2.6 टन ही उगा पा रहे हैं, जबकि चाइना 5.8 पे है और यूएसए 10.7 पे है। जी हाँ, 10.7। और हम वर्ल्ड एवरेज से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, आधे भी नहीं हैं हम वर्ल्ड एवरेज के, 2.6, काफ़ी नीचे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फीचर क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं जिसके अंदर एक लैंड के ऊपर जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। वो अपने आप को सोचते हैं कि वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं होते। ऐसा ही होता है भारत में। भारत में जो एग्रीकल्चर है वो गाँव में ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली उस प्लॉट पे काम करती है, उस फार्मिंग लैंड पे काम करती है, जबकि उस 6 जनों की फैमिली की या 8 जनों की फैमिली की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर किन्हीं भी 2 जने अगर काम करेंगे तो वहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन होगी। तो वो जो बाकी के जो एक्स्ट्रा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो हैवीली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर। अगर रेनफॉल अच्छा होता है तो क्रॉप अच्छी होती है, अगर रेनफॉल ख़राब होता है या नहीं होता तो क्रॉप भी खराब होती है। दूसरा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक उस फॉर्म है फार्मिंग की जिसके अंदर जो फार्मर है वो अपनी नीड और अपनी फैमिली की नीड को ही पूरा करने के लिए फार्मिंग करता है। वो सामान मार्केट में बेचने के लिए फार्मिंग नहीं करता। उसका आउटलुक सिर्फ अपनी नीड्स पूरा करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो ये जो एग्रीकल्चर की जो आउटलुक है ये भारत में एक बहुत बड़ा फीचर है, क्योंकि भारत के अंदर जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ अपनी नीड पूरी करने के लिए ही फार्मिंग करते हैं। वो प्रॉफिट के लिए फार्मिंग नहीं करते, जिसकी वजह से वो कुछ कमा नहीं पाते, और फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में कोई और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, और एग्रीकल्चर एक स्टैग्नेंट हो जाता है, वो थम जाता है, रुक जाता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इनपुट्स। ये भी एक बात है कि भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत लैक है, मॉडर्न इनपुट्स का भी लैक है। हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत बड़े नंबर में क्या है, बहुत छोटे छोटे फार्मर्स हैं और काफ़ी गरीब फार्मर्स हैं। तो उनके पास इतना पैसा या इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो नई टेक्नोलॉजी खरीद सके। तो वो ट्रेडिशनल वेज के ऊपर ही ज़्यादा काम करते हैं, कैटल फार्मिंग करते हैं, ये सब करते हैं। मैन लेबर होती है वहाँ पर, ना कि मशीन लेबर कराई जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा फीचर है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो काफ़ी पुअर और काफ़ी साइज़ में छोटे हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, ये आज भी सारे फार्मर्स के पास तक
नहीं पहुंच पाई है। दूसरा, मॉडर्न इनपुट जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ये भी आज हमारे फार्मर्स को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। और ये भी एक कारण है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, मॉडर्न इनपुट्स नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी लो रहती है। और लास्ट जो पॉइंट है दैट इज स्मॉल होल्डिंग्स, कि भारत के अंदर जो लैंड मिली है फार्मर्स को वो बहुत छोटी छोटी लैंड जिनको मिली हैं, और वो छोटी छोटी लैंड्स तो हैं, साथ में बहुत फैली फैली लैंड्स भी हैं, बहुत स्कैटर्ड है। यानी एक छोटा सा लैंड का पीस है उनके पास, और जो दूसरा लैंड का पीस उनके पास होगा वो भी बहुत छोटा होगा, लेकिन वो पहले लैंड के पीस से काफ़ी दूर होगा। तो इसकी वजह से भी क्या होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते। ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी लो रहेगी, आप ज़्यादा पैसा भी नहीं कमा पाते। तो ये फीचर्स हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। हमने फीचर में देखा, फीचर्स अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि फीचर्स लगभग सारे नेगेटिव ही हैं। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो फीचर्स ही प्रॉब्लम्स हैं। वो सारे फीचर्स नेगेटिव हैं, तो हम वही तो हमारी प्रॉब्लम हो गए। जैसे हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, तो लैक ऑफ इरिगेशन है ना हमारे पास। हमारे यहाँ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है कि पूरे साल उनको पानी मिलता रहे, ये फैसिलिटी हमारे यहाँ बहुत कम फार्मर्स के पास है। ट्यूबवेल्स हो गए और इरिगेशन की दूसरी फैसिलिटीज़ हो गई, ये बहुत कम लोगों के पास है। जिससे क्या होता है, जिससे वो अच्छी क्रॉप नहीं उगा पाते। पानी बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए, उनको पूरे साल पानी नहीं मिलता। जब उन्हें पूरे साल पानी मिलता है यानी अच्छा रेनफॉल होता है तो क्रॉप अच्छी होती है, लेकिन जब सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाते हैं, तब क्रॉप का लॉस होता है और बहुत सारे पैसे का भी लॉस होता है यहाँ पर। इससे हमारा एग्रीकल्चर क्या है, बहुत ज़्यादा वनरेबल बन गया, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम कि बीमार सा हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। अगला, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। भारत के अंदर एग्रीकल्चर की तो दिक्कत है कि पानी पूरा नहीं है, लेकिन दूसरी दिक्कत भी है कि पैसा भी नहीं है फार्मर्स के पास, उनके पास फिनेंस की भी दिक्कत है। वो अपने एग्रीकल्चर के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, महाजन के पास जाते हैं, पहले ज़मींदार हुआ करते थे उनके पास जाते हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं उधार मांगने के लिए, जो कि इनफॉर्मल सोर्सेज हैं क्रेडिट की। ये क्रेडिट की इनफॉर्मल सोर्सेज होती हैं, ये इनसे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। वहीं पर भारत के अंदर गाँव में जो फार्मर्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे बैंक हो गए, एनजीओज हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, इनसे पैसा नहीं लेते, इनसे उधार बहुत कम लेते, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा पूरी करनी पड़ती हैं। ये जो टॉपिक है ये हमारे आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको इतना ही जानना ज़रूरी है कि भारत के अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी रिश्तेदार हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, महाजन्स हो गए, इनके द्वारा क्रेडिट ज़्यादा लिया जाता है, जो कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगला है कन्वेंशनल आउटलुक। हमने देखा था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर हम थे, हमारा आउटलुक कैसा है, बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल आउटलुक है। अभी भी हम सिर्फ अपनी फैमिली के ही लिए प्रोड्यूस करते हैं, अपनी नीड के लिए प्रोड्यूस करते हैं, प्रॉफिट के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये जो कन्वेंशनल आउटलुक है, अगर इसको हम चेंज कर पाएँ तो ही हमारा एग्रीकल्चर ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम कैसे कन्वेंशनल आउटलुक को चेंज करें। दूसरा, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। ये सब हम फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो होल्डिंग्स हैं, जो लैंड हैं, वो बहुत छोटी हैं साइज़ के अंदर और बहुत फैली फैली हैं। अगर एक लैंड आपकी पॉइंट ए पे है और दूसरी लैंड पॉइंट बी पे है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है बल्कि बहुत दूर है। तो फार्मर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन दोनों के ऊपर फार्मिंग करना। और क्योंकि लैंड का पीस जो बहुत छोटा होता है तो उससे ज़्यादा आउटपुट भी नहीं निकलता, ज़्यादा आउटपुट भी नहीं निकलता तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिल पाता फार्मर को। दूसरा, अगर वो मॉडर्न इनपुट्स खरीद भी लेता है, वो ट्रैक्टर्स खरीद लेता है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं ले आता है, तो इतने छोटे लैंड पीस पर वो टेक्नोलॉजी भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकती। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीगेरियन रिलेशंस। एग्रीगेरियन रिलेशंस होते क्या है, ये वो रिलेशंस होते हैं जो लैंडलॉर्ड, ज़मीन के मालिक और फार्मर के बीच में होते हैं। जी हाँ, भारत के अंदर जो फार्मर्स हैं उनको टिलर्स ऑफ सॉइल कहा जाता है। टिलर्स ऑफ सॉइल, वो एक्चुअल ओनर तो होते हैं लेकिन उनके पास कोई भी लैंड नहीं होती। जो भी लैंड होती है वो लैंडलॉर्ड्स के पास होती है ज़्यादातर केसेस में। तो लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, उनको रेंट पे लैंड देते हैं टिलर्स ऑफ सॉइल को, और उनसे हाई रेंट चार्ज करते हैं और दूसरी भी बहुत सारी ऐसे एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं जो एक गरीब फार्मर के लिए, एक गरीब टिलर के लिए पे करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। अगर वो रेंट पूरा नहीं कर पाते तो वो जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, वो उसको जब्त कर लेता है लैंडलॉर्ड, जिससे फार्मर को पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है।
तो ये जो एक इतनी एक्सप्लॉयटेटिव जो रिलेशनशिप है, यही एक कारण है कि हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी नहीं निकलती और हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। दूसरा, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम। भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि अगर प्रोडक्ट बन भी जाए, अगर हम फार्मर के खेती करने तक सब कुछ ठीक कर दें और सिर्फ मार्केटिंग सिस्टम को अपना सही ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्या होता है, जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोड्यूस उगाते हैं, मार्केट्स में लेके जाते हैं, तो उनको वहाँ पे प्रॉपर दाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस मार्केट के अंदर जो मनी लेंडर्स बैठे होते हैं, जो ट्रेडर्स बैठे होते हैं, वो वहाँ पर उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो ये देखते हैं कि उनका प्राइस जो है वो लो प्राइस पे, जो उनका प्रोडक्ट है उसको लो प्राइस पे खरीद लेते हैं, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे भी कम में। इससे क्या होता है, इससे जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स हैं वो अपने कॉस्ट को ही पूरा नहीं कर पाते, जो उन्होंने फार्मिंग के ऊपर कॉस्ट लगाई है उसको ही पूरा नहीं कर पाते और वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको मार्केट रेट से बहुत कम प्राइस मिलता है लोकल मार्केट्स में। और अब हम सोचेंगे कि वो लोकल मार्केट्स में क्यों बेचते हैं, वो दूर तक क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि यहाँ पर भी वो लोग क्या, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मनी लैंडर्स होते हैं, वो ही उनको उधार दिया होता है उन्होंने फार्मर्स को, तो वो क्या करते हैं, उस उधार के बदले उनका प्रोडक्ट लेके रख लेते हैं अपने पास। तो उनके पास बाहर की मार्केट में बेचने के लिए ना कोई सुविधा है, ना कोई रिसोर्स है और ना ही प्रोडक्ट है अपने हाथ में, ना ही वो उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही उन ट्रेडर्स या मनी लेंडर्स ने जब्त कर लिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा वनरेबल बनाती हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड बनाती हैं। वो ये सारी चीज़ें थी। एक बार अगर हम दोबारा देखें तो जैसे लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, अच्छा मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, एग्रीगेट जनरेशंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हैं। जो पहले ज़मींदार हुआ करते थे वो पहले टिलर्स ऑफ सॉइल का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, अब ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया है तो मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स या लैंडलॉर्ड्स उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। कन्वेंशनल आउटलुक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, प्रॉफिट के लिए फार्मिंग हम आज भी बहुत कम करते हैं। होल्डिंग्स बहुत छोटी हैं, बहुत फैली फैली हैं, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है और साथ में फाइनेंस की भी प्रॉब्लम है। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को जितना हो सकते हैं आप लोग शेयर करें और लोगों की मदद करें कि वो इस लॉकडाउन के टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ करें, थोड़ा पढ़ें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसके पार्ट 2 के लिए थोड़ा वेट करिए। तब तक के लिए गुड बाय।